हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर्स चल रहे थे, तो आज की वीडियो में उसी में आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक वो पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं यानी अनुषंगिक लाभ हैं वो क्या होते हैं। साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि जो क्षमता आधारित भुगतान होता है यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे या फिर कहें परफॉर्मेंस बेस्ड पे, वो क्या होता है, उसमें कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। और भी कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा अगर आपको सारे लेक्चर्स की वीडियो चाहिए है तो चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आपको मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आइए शुरू करते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स होता क्या है, पता ही होगा कि जो कर्मचारी होता है, वर्कर होता है, उसको कंपनसेशन दिया जाता है, एक क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो उस क्षतिपूर्ति में क्योंकि जो भी वो काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में उसको जो भी मौद्रिक रूप से या जो है गैर मौद्रिक रूप से दिया जाता है, वो सब उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, कंपनसेशन हो जाता है कि जो उसका टाइम हमने लिया उस टाइम के बदले में हमने उसको कंपनसेट किया। तो उसमें बहुत सी चीजें शामिल की जाती हैं। उसी में आपके फ्रिंज बेनिफिट्स भी आते हैं जो अनुषंगिक लाभ होते हैं। एक तो हो जाता है जो बेस कंपोनेंट्स होते हैं, आधार क्षतिपूर्ति दी जाती है, जिसमें आ जाता है आपका बेसिक सैलरी आ जाती है, फेयरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता होता है, हाउस रेंट अलाउंस है या फिर सिटी कंपोजिशन अलाउंस होता है। लेकिन एक हो जाता है आपका सप्लीमेंट्री कंपोजिशन दिया जाता है जो पूरक क्षतिपूर्ति कहलाती है। वही आपके हो जाते हैं जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, अनुषंगिक लाभ होते हैं। अब इसमें दो तरह के आ जाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल हो जाते हैं परंपरागत और कुछ हो जाते हैं अपरंपरागत यानी कि नॉन ट्रेडिशनल बेनिफिट्स। तो ट्रेडिशनल में कौन से आते हैं और नॉन ट्रेडिशनल में कौन से आते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो कानून के द्वारा देय होते हैं या फिर जो गुणात्मक व योग्य कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं ये आपके कैश में नहीं दिए जाते हैं, नगद में नहीं दिए जाते हैं, बल्कि कुछ उनको सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिससे वो कैश में ना दे करके लेकिन हम उनकी सहायता करते हैं। वो हो जाता है आपका फ्रिंज बेनिफिट्स। तो इसमें जो गुणात्मक और योग्य कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो संगठन में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें खुद से अच्छा काम करना चाहें, वो हो जाते हैं सारे लाभ इसमें आएंगे। जिसमें हो जाता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनका बीमा आ जाएगा, इंश्योरेंस है, चिकित्सा पर जो खर्चा आता है, मातृत्व हित लाभ है, सामाजिक सुरक्षा है, भविष्य निधि है, जो आपका प्रोविडेंट फंड हो जाता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभ होते हैं। ये सारे जो होते हैं, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किए होंगे या जो उनके एक्ट के अकॉर्डिंग देना कंपलसरी होता है, वो सब आ जाते हैं इसमें। इसको समझ लेते हैं अलग अलग। जो हेल्थ इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा है, इसमें रहता है कि कर्मचारी जो होंगे उनकी हेल्थ का इंश्योरेंस रहता है, जिससे कि अगर किसी भी तरह की उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन से इंश्योरेंस होने की वजह से उन्हें काफी हेल्प मिल जाती है। या स्वास्थ्य संबंधित हो या कोई बीमारी हो तो वहां पर उनका एक बीमा कराया जाता है। कभी कभी कर्मचारी जो होते हैं उनका और उनके परिवार दोनों का ही ग्रुप बीमा भी कराया जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस भी कराया जाता है, जैसे कि जो भी हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पे कर देती है। फिर आएगा जीवन बीमा तथा सेवानिवृत्ति यानी कि लाइफ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट। इसमें रहता है कि जो भी कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनका लाइफ इंश्योरेंस कराया जाता है। साथ ही जब वो रिटायर्ड होते हैं तो रिटायर होने के बाद की भी उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। क्या हो जाएंगी, जो जीवन बीमा कराया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाएगा, उसमें आपकी बीमा योजनाओं में आ जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, डेंटल होगा, ऑप्टिकल इंश्योरेंस होगा, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस होता है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होता है, बिजनेस ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। और डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, कौन कौन सी उनकी पॉलिसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और जो रिटायरमेंट पे या सेवानिवृत्ति पे होते हैं तो आपका ग्रेजुटी बेनिफिट्स आ जाते हैं, पेंशन बेनिफिट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है छुट्टियां, लीव्स दी जाती हैं। छुट्टियों में रहता है कई तरह की होती हैं कि जो भी कर्मचारी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कुछ लीव्स की भी जरूरत होती है कि जिससे कि उनका मोटिवेशन भी रहे, साथ ही वो रिफ्रेश भी हो सके। तो इसमें छुट्टियों में आ जाता है एनुअल लीव दी जाती है, कैजुअल लीव होती है, मेडिकल लीव भी दी जाती है, नेशनल एंड स्टेट हॉलीडेज होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने छुट्टियों के दिन जो बनाए हैं कि जिस दिन छुट्टी रहती है तो वो छुट्टियां भी उनको मिलती हैं। सिक लीव्स होती है कि कभी वो अचानक से बीमार पड़ जाते हैं तो भी उनको छुट्टियां मिल सकती हैं। पर्सनल लीव्स होती है कि किसी का बर्थडे पार्टी है या किसी की डेथ हो गई है या किसी की
मैरिज है तो भी उसको छुट्टी मिलती है, इमरजेंसी लीव होती है, कंपैशनेट लीव होती है, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस होते हैं, बहुत तरह की छुट्टियां उन्हें दी जाती हैं। लीव विदाउट पेमेंट भी होता है कि कभी कभी आप कुछ चाहें तो वहां पर बिना पेमेंट लिए भी छुट्टी ले सकते हैं, जितने दिन की जो है अलाउ करेगी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप पेमेंट आपको नहीं मिलेगी उतने दिन की, लेकिन छुट्टी मिल जाएगी। मैटरनिटी लीव होती है, पैटर्नल लीव होती है, कई तरह की जो लीव्स होती हैं, तो ये हो जाती हैं जो ट्रेडिशनल आपके बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं कि अलग अलग संस्थाएं हैं, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ नए नए तरीकों से भी उनको बेनिफिट्स देती हैं, नई नई योजनाएं लाती हैं, नए नए कार्यक्रम लाते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे वो ये देख लेते हैं। इसमें आ जाता है एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम, कर्मचारी सहायक प्रोग्राम। इसमें रहता है कि जो भी नियोक्ता होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, जिससे कि जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी जो भी क्वालिटीज है, उनकी जो भी इफिशियंसी है, स्किल्स है, वो इन्हांस हो सके, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। फिर आ जाता है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस प्लान। फिर आ जाता है लचीला समय, फ्लेक्सी टाइम। इसमें रहता है कि जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको कुछ टाइम देती है जिसमें कि वो आसानी से अपना आराम कर सकते हैं या अपने अनुसार वो कार्य को चुन सकते हैं कि वो कौन सा कार्य करना चाहते हैं। उन सारी चीजों के अवसर दिए जाते हैं, या फिर सुविधा अनुसार उन्हें साप्ताहिक छुट्टी दी जा सकती है। ये सारे विकल्प इसमें शामिल होते हैं। फिर आ जाता है गोल्डन हैंडशेक। इसमें रहता है कि जो कर्मचारी होता है उसको छटनी के टाइम पर, या फिर अगर वो कार्य छोड़ रहा है, खुद से जो है अपनी जॉब को छोड़ रहा है, या फिर वो रिटायर हो गया है, तो उस टाइम पर उसको कुछ नकद धनराशि दी जाती है। और साथ ही जो कंपनी के जितने लोग होते हैं वो हाथ मिला करके एक तरह से ग्रीटिंग्स करते हैं और उसको विदा करते हैं, तो वो हो जाता है गोल्डन हैंडशेक। तो आजकल की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर वो अपने गुडविल बनाने के लिए अपने एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको अच्छा एक तरह से कह सकते हैं कि फेयरवेल देना, कि एक अच्छी फेयरवेल देना कि उनके लिए यादगार रहे, और साथ ही जो वर्कर्स और काम कर रहे हैं उनको भी ये रहे कि हाँ कंपनी जो है रिस्पेक्टफुली आपको आगे आपके फ्यूचर में बढ़ने के लिए रिस्पेक्टफुली आपको विदा कर रही है। फिर आ जाता है अधिक समय लाभ, ओवर टाइम, कि अगर कोई भी कर्मचारी है अगर ओवर टाइम कर रहा होता है तो यहाँ पर उसको अलग से या ऊंची दरों पर भी जो है जो ओवर टाइम कर रहा है उसके लिए पेमेंट दिया जा सकता है, या फिर जो है और सारी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। ये हो जाता है आपका जो ओवर टाइम है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्या समझौता है, क्या एग्रीमेंट है आपस में। लचीलापन लाभ, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स होते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो कर्मचारी होते हैं उन्हें कई तरह के लाभ प्रदान किए जाते हैं। कर्मचारियों को कार्य से जोड़ने के लिए कूपन या लाभ पैकेज दिया जाता है, उपहार गृह लाभ दिया जाता है, कर क्षमता लाभ होता है, मोबाइल फोन है, पेंशन है, ये सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होकर काम कर सके। डे केयर है, इसमें रहता है कि जो इस तरह के वर्कर्स हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए कि उस टाइम पर वो अपना काम भी कर सकें और अपने बच्चों को भी देखभाल कर सके, इसके लिए डे केयर या क्रिचेस जैसी सुविधाएं या क्रिच जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। फिर आता है ट्यूशन क्षतिपूर्ति, ट्यूशन रीइंबर्समेंट। इसमें रहता है कि कर्मचारी जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी ट्यूशन फीस जो होती है वो कंपनी के द्वारा दी जाती है, जिससे कि वो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ सके। संगठनों की सहायता, मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें रहता है कि जो विभिन्न संगठन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्लब्स होते हैं, तो वहां पर की उनको सदस्यता यानी कि उनकी मेंबरशिप दिलाई जा सकती है, जिसका जो एक्सपेंसेस आते हैं वो कंपनी भी वहन करती है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं जो भी कंपनी की तरफ से दी जाती हैं, जो एज ए अनुषंगी लाभ या फिर फ्रिंज बेनिफिट्स के तौर पर जो वर्कर होते हैं उनको। आपकी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स होता है क्या होता है। नगद से अधिक जो भी लाभ जो है कंपनी के द्वारा जो दिए जाएंगे अपने वर्कर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अपनी कंपनी के लिए एक तरह से कहिए कि वफादार बनाने के लिए, कि वो सही ढंग से अच्छे से मोटिवेट होकर कार्य कर सके, वो सब हो जाता है आपके अनुषंगी लाभ। अब देख लेते हैं जो क्षमता आधारित भुगतान होता है अपने क्षमता संबंधित भुगतान, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड पे। तो ये क्या होता है या इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसका विकास जो हुआ था ये 1992 में वेवन एवं थॉमसन के द्वारा यूके में एक क्षमता प्रबंधन का शोध किया गया था। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक रिसर्च की थी उन्होंने, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें क्या रहेगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्षमता आधारित भुगतान, यानी कि जो परफॉर्मेंस जितनी रहेगी वर्कर की उसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट भी दिया जाएगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए जो आपका अनुसार जो वेज पेमेंट था, जो आप लोग का
फीस बेस्ड पेमेंट है, उसमें भी यही चीजें रहती थी कि जो क्षमता जितना कार्य करता था जो श्रमिक होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट दिया जाता था। तो टेलर की आपने पढ़ी थी, उसमें यही तो था कि दो डिसाइड किया जाता था। जो उस प्रमापित जो समय रखा गया था उसके अनुसार कार्य करता था उसको ऊंची दर से दी जाती थी, जो उसके अकॉर्डिंग नहीं करता था उसको नीची दर से मजदूरी दी जाती थी। वही चीज इसमें भी हो जाती है कि जो उसका जितना परफॉर्मेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलता है। ये हो जाता है आपका क्षमता आधारित भुगतान। ये जो ये जो मेथड है ये काफी पुराना नहीं है, ये अभी नया डेवलप हुआ है, ज्यादा टाइम का नहीं है। इसमें जो चीजें मेन होती हैं, जो पॉइंट्स बताए गए हैं कि क्षमता से संबंधित व्यक्तिगत भुगतान होता है। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि जितनी क्षमता है उसकी जो आपकी दो दर से रखा गया है, जो अच्छे ढंग से कार्य करेगा, जो भी मापित समय स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग काम कर पाएगा, जो हमने टारगेट रखा होगा कि इतना टारगेट आपको कंप्लीट करना है उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएगा उसको ऊंची दर से मजदूरी मिलती है, जो नहीं कर पाएगा उसको नीची दर से मिलती है। फिर आ जाता है कि मेरिट पेमेंट होता है। टीम एंड ग्रुप परफॉर्मेंस एंड पेमेंट की जो टीम होती है या एक समूह बनाया गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है टारगेट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनकी क्षमता का जो अंकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो ग्रुप की पूरी ग्रुप के बेस पर होता है। वित्तीय सहभागिता फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन इसमें रहता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको रिवार्ड के तौर पर क्या दिया जाता है, नगद दिया जाएगा या फिर जो शेयर स्टॉक होते हैं लाभ का एक हिस्सा दिया जाता है। जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है या पार्टनरशिप होती है तो मैंने आपको इसमें पढ़ाया हुआ है अलग से इसके बारे में भी। ये हो जाता है आपका जो परफॉर्मेंस बेस्ड पे होता है। इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर मेरिट पे आ जाएगा, वेरिएबल पे है, स्क्वाड बोनस है, पीस वर्क है, माइलस्टोन बोनस है, नॉन कैश बोनस है, रिटेंशन बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, स्किल बेस्ड, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंतर्गत जो भुगतान किया जाता है। उसमें इन सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं। अब इसमें ये भुगतान क्यों किया जाता है, वाई परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सत्ताधारित भुगतान क्यों किया जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होती है, किन कारणों से इसकी आवश्यकता होती है। तो पहला हो जाता है कि रणनीतिक मानव संसाधन की तलाश करना तथा व्यक्तियों के प्रयास को निगम उद्देश्यों के साथ जोड़ना। यानी कि मतलब कहने का ये है कि एक स्ट्रैटेजी बना करके जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका यूज किया जा सके, जिससे कि जो अपने उनके पर्सनल गोल्स होते हैं और जो किसी भी कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी संस्था के गोल्स होंगे वो आपस में एक ही हो सके। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उसी गोल को अचीव करने के लिए ही काम करें जो एक संस्था का गोल होगा, तभी वो संस्था क्या होती है पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगी। फिर आ जाएगा कि योग्य, कुशल तथा प्रतिभाशाली मानव संसाधनों को आकर्षित करना, उन्हें संगठन में बनाए रखना तथा कार्य के प्रति उत्प्रेरित करना। जाहिर सी बात है कि जब अच्छा उनको इंसेंटिव मिल रहा होगा, अच्छी उनको वेजेस मिल रही होंगी, आगे बढ़ने के चांसेस उनके पास होते हैं, मोटिवेट हो रहे हैं वो, तो वहां पर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें काम करने के लिए अगर आपको ऑफर मिले तो आप फौरन वहां पर ज्वाइन करना चाहेंगे। आपको माइक्रोसॉफ्ट में मिले, गूगल में काम करने के लिए, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, वहां पर कितना अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर सुविधाएं जो मिल रही हैं, सैलरी पैकेजेस जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो आप ऑटोमेटिक वहां पर काम करने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट रहते हैं और आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है तो आप फौरन वहां पर जाना चाहेंगे। वही चीज हो जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जब इन तरह की चीजों को अपने यहाँ रखती है, अपने यहाँ पॉलिसीज ऐसी बनाती है, तो अच्छे वर्कर्स क्या होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उस कंपनी की तरफ। फिर आ जाता है, और गूगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वो खुद अच्छे से अच्छे लोग, जो लोग होते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं उनको खुद ही सैलरी पैकेज दे के अपने यहाँ खुद बुलाते हैं काम करने के लिए, इसलिए कि जो अच्छे वर्कर्स हैं वो मोटिवेट होकर हमारे पास आ सके, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके। फिर आ जाता है वित्तीय सहभागिता बढ़ाकर तथा कर्मचारियों को लाभ अंश का हिस्सा प्रदान कर कंपनी के प्रति उनकी भावना का विकास करना। सिंपल सी बात है कि उन्हें ये लगे कि हम भी कंपनी का एक पार्ट हैं और हमको भी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। जब आप किसी भी संस्था में जुड़ करके किसी भी, जैसे कि आपकी फैमिली है, आप फैमिली में रह रहे हैं, तो आप अपने आप ही ये रहता है कि हाँ आप उस फैमिली का एक हिस्सा है, तो आप अच्छे से अच्छा काम करना चाहेंगे ताकि फैमिली की हेल्प कर सकें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब उनको अपनी फैमिली की तरह लगने लगेगी तो वो भी इस तरह से काम करेंगे कि हाँ कंपनी का हित हो, किसी भी तरह का कंपनी को नुकसान ना हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझ सकें। फिर आ जाता है संगठन में कुशल कार्य संस्कृति का विकास करना तथा बाजार की अर्थव्यवस्था की प्रभाव के अनुरूप क्षतिपूर्ति प्रबंधन की व्यवस्था करना। यानी कि जो संगठन होगा ये देखना है कि मार्केट में कि क्या सिचुएशंस चल रही हैं,
जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो अपनी कंपनसेशन का वो बना रहे हैं उसको भी रखेंगे, जिससे कि जो भी कर्मचारी वर्कर्स हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्षतिपूर्ति या पारितोषिक को कर्मचारियों की क्षमता, योग्यता तथा कुशलता व संगठनात्मक ज्ञान के साथ जोड़ना तथा एक समाप्त स्तर की क्षमता की प्राप्ति करना। श्रम संघों के प्रभाव को कम करना तथा उन्हें क्षमता विकास के लिए उत्प्रेरित करना। इसमें ये रहता है कि जब उनको एक सही ढंग से वेजेस मिल रही होंगी, जितने वर्कर्स उनका विकास हो रहा है, बाकी सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो जो श्रम संघ होते हैं, जो वर्कर्स यूनियन होती है, तो वो लोग भी एक सहयोग करते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, जिससे कि हड़ताल या तालाबंदी की सिचुएशन हो, और वे मिलकर सपोर्ट करके काम करते हैं, क्योंकि जब उनको भी फायदा हो रहा है और जो संस्था है तो उसको भी फायदे का, संस्था के भी फायदे के बारे में वो सोचेंगे। फिर आएगा संगठन के मूल्यों को बढ़ाने तथा वैश्विक बाजार में संगठन की पहचान बनाने, संगठन की सफलता को बनाए रखने आदि के लिए। कर्मचारियों को उनकी मेहनत का सही रिटर्न दिलाने के लिए विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना तथा अधिकार का हस्तांतरण। विकेंद्रीकरण में क्या रहता है, आपने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा होगा। जो सेंट्रलाइजेशन होता है उसमें क्या रहता है कि जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी जो अथॉरिटीज होती हैं, अधिकार होते हैं, वो कुछ ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाते हैं। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रीकरण होता है, उसमें क्या रहता है कि अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में क्या होता है, अधिकारों को सौंपा जाता है। जैसे कि आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, हायरार्की कहते हैं, अधिकारों को सौंपना कहते हैं। इसमें रहता है कि जब हम अधिकारों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, वो जो अथॉरिटीज है उनको दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं, तो वहाँ पर काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को सारे निर्णय नहीं लेने पड़ते, एक ही व्यक्ति पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में जाती है, तो अलग अलग व्यक्तियों की लायबिलिटी भी बनती है, उनका उत्तरदायित्व भी बनता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि अगर हम अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में सौंप रहे हैं, उनको भी अपनी एक कंपनी का एक हिस्सा बना रहे हैं, तो वहां पर जो हमारे अथॉरिटीज होती हैं उसका भी डेलीगेशन होता है, धीरे धीरे विकेंद्रीकरण हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। फिर आ जाता है कि संगठन के मूल्य में उत्पादकता में वृद्धि होती है और संगठन की क्षतिपूर्ति व योगदान दोनों में संतुलन स्थापित होता है। जो कंपनसेशन हम दे रहे हैं और जो उनका कंट्रीब्यूशन है, दोनों में इक्वालिटी आ जाती है। जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं संस्था के लिए, उतना ही उनको कलेक्टिव कंपनसेशन भी मिल रहा है। तभी वो पूरी मन से, पूरे जो अच्छे वातावरण में, एक अच्छे एनवायरमेंट में अपने आप को कंपनी का एक हिस्सा समझ करके काम कर पाएंगे। तभी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोग्रेस हो पाएगी। तो ये हो जाता है आपका क्यों हमें भुगतान करना चाहिए उन्हें, क्षमता के आधार पर, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उनको मिलना चाहिए। ये हो जाता है क्षमता आधारित भुगतान या फिर क्षमता संबंधित भुगतान। तो आज की वीडियो में इतना ही। और कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं क्लियर होगा, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।